नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूबीडी पक्ष के नेता और सांसद संजय राउत ने आज अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर फिर से एक बार भड़क करके बयान दिया है। उनका आरोप है कि शिवसेना और एनसीपी जो इस समय उद्धव ठाकरे की है और शरद पवार की है, उसे फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बयान के जरिए गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया। राउत ने कहा कि दोनों नेता उद्धव ठाकरे के सांसद और विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राउत के मुताबिक सांसदों और विधायकों को प्रवर्तन निदेशालय का डर दिखाया जा रहा है। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है संजय राउत ने, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उद्धव के विधायक और सांसद एनडीए में आना चाहते हैं। मैं बीजेपी के उन नेताओं के नाम बताने की चुनौती देता हूं कि बीजेपी के नेता ये जो बातें कह रहे हैं वो नाम बताएं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी सियासी तौर पर गंदा खेल खेल रही है। उसे नहीं पता कि सत्ता किसी की भी हमेशा नहीं रहती। इतिहास में इनके नाम गंदे अक्षरों में लिखे जाएंगे। ऐसे करके संजय राउत ने बहुत सारी बातें कही हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शरद पवार के सांसदों और विधायकों को भी डर दिखाया जा रहा है। बीजेपी फिर से ईडी और सीबीआई के जरिए सियासत कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के पास इस समय 20 और शरद पवार के पास 10 विधायक हैं। दूसरी तरफ उद्धव के पास लोकसभा सांसदों की संख्या 9 और शरद पवार के पास 8 लोकसभा सांसद हैं। अब दोस्तों, ये जो संजय राउत ने आरोप लगाया है, इससे पहले भी सियासी गलियारों में कुछ और बातों को लेकर के भी हलचल है। वो हमने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी थोड़ी सी डिटेल हम आपको यहाँ पे दे देते हैं। जिस तरीके से अभी संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों और सांसदों की तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब राजनीतिक जानकार जो कह रहे हैं, जो अटकलें लग रही हैं, वो ये कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये बात जो है उसको समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे जो एनडीए सरकार केंद्र में बनी हुई है, ये सरकार में कभी भी अस्थिरता आ सकती है। जिस तरीके के चुनावी जो दांवपेच खेले जा रहे हैं, अभी बिहार की राजनीति को आप देख ही रहे होंगे। चुनाव सर पर है और किस तरीके से वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में बीजेपी को यह लग रहा है कि कहीं अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू में से किसी एक ने भी थोड़ा सा अगर हाथ पीछे खींचे तो सरकार केंद्र में रहना मुश्किल हो सकती है। और बीजेपी हमेशा ऑप्शन लेकर चलती है, जैसा कि उनकी राजनीति करने का तरीका है। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र में बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थितियां हैं विधानसभा चुनाव के बाद, क्योंकि बीजेपी यहां पर बड़े मार्जिन से जीती है, बड़े विधायक, ज्यादा विधायक जीत करके लेके आई है। हालांकि एमवीए लगातार कई सारे फैक्टर्स को गिनाती रहती है, कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। हालांकि जीत तो जीत होती है। तो बीजेपी जिस तरह से जीती है, उसके बाद क्या बीजेपी को यह लग रहा है कि महाराष्ट्र में अगर शरद पवार की एनसीपी वहां से अगर सांसद ले आए या उद्धव ठाकरे के सांसद ले आए, तो ये जो अस्थिरता वाली स्थिति है भविष्य में कभी भी जो आ सकती है, उससे निपटा जा सकता है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास 9 है, शरद पवार के पास 8 है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा फायदा जो है वो हो सकता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे संजय राउत ने कहा कि बीजेपी जो है वो पार्टी को तोड़ती हुई दोबारा दिखाई दे रही है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार की जो एनसीपी है, उनकी तरफ से जो एक नरम रुख इस समय बीजेपी के लिए अपनाया गया है, किसी भी मुद्दे पर बैठे बिठाए जो मुद्दे मिल रहे हैं उस पर भी वो बीजेपी को घेरने की कोशिश इन दिनों करते नहीं दिखाई दे रहे। बस बहुत सारे हमने मुद्दे बताए थे, जैसे ईवीएम का मुद्दा हो गया, या बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया था अमित शाह ने, उसको लेके हो गया, और तमाम और सारे बयान है। जो सबसे लेटेस्ट चीज मैं बताने जा रहा हूँ आपको, सबसे लेटेस्ट लाडली बहन योजना, जिसको लेकर के शरद पवार पहले लगातार बयान देते रहते थे कि कैसे चलेगी लाडली बहन योजना और जो खर्च है वो महाराष्ट्र सरकार पर बढ़ता जाएगा, और लगातार जो है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करते थे। अब देखिए, जब ऑडिट की बात सामने आई है कि लाडली बहन योजना में कई सारे ऐसी भी माताएं बहनें हैं जिनको कि उस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो भी तरीके से कि ऑडिट की बात जो है वो हो रही है, तो अब कई सारे लाखों के तादाद में कई महिलाओं के नाम जो है वो लाडली बहन योजना में जो उन्हें स्कीम के तहत जो लाभ मिल रहा है उससे वो बाहर हो जाएंगे, वो नाम क्योंकि ऑडिट किए जाएंगे। तो यानी कि इससे तो ये नजर लगता है कि जब चुनाव थे तो अंधाधुंध सबके नाम रजिस्टर किए गए, सबको अंधाधुंध पैसा बांटा गया। अब चुनाव होने के बाद क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है, तो अब स्कीम का ऑडिट किया जाएगा और खर्च का बोझ जो है वो कम भी होगा, और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस और नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से ऑडिट करके उनका नाम हटा दिया जाएगा।
तो ये भी अपने आप बात अब बैठे-बिठाए जो मुद्दे मिल रहे हैं, इसको भी एनडीए गठबंधन की तरफ से, खासतौर से शरद पवार की एनसीपी की तरफ से देखा जा रहा है कि इसको भुनाया नहीं जा रहा, इसको उठाया नहीं जा रहा, इस मुद्दे पर सरकार को घेरा नहीं जा रहा। खासतौर पे आप देखिए अटकलें ये भी चल रही हैं, एक तरफ तो संजय राउत ये कहते हैं कि संसद तोड़ने की बात हो रही है, सांसद तोड़ सकती है बीजेपी, आईडी जो सीबीआई है, ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय है, उनका जो है डर दिखाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति में ये भी हलचल है कि शरद पवार और बीजेपी के बीच में और अजीत पवार के बीच में क्या इनके बीच में कुछ और भी खेल चल रहा है? क्या शरद पवार ये चाहते हैं कि केंद्र में, क्योंकि अजीत पवार तो केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि वहां तो सांसदों को बनना होता है, तो अजीत पवार केंद्र में मंत्री नहीं बन पा रहे इस समय, तो उनको बीजेपी, जो संजय राउत कहते हैं कि बीजेपी ने काम दिया है कि 6 सांसद ले आइए और केंद्र में मंत्री बन जाइए। अब क्या ऐसे में सुप्रिया सुले, अगर मान लीजिए कि सुप्रिया सुले कल को, जो कि आजकल देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी करती दिखाई देती हैं, अगर वो बीजेपी के साथ आ जाती हैं, अजीत पवार के साथ हाथ मिलाती हैं और साथ में उनके सांसद भी आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अजीत पवार भले ही केंद्रीय मंत्री न बन पाए हों, लेकिन सुप्रिया सुले बन जाए? और इस बात के लिए शायद शरद पवार मान भी जाएं, क्योंकि सुप्रिया सुले उनकी बेटी हैं और क्योंकि अब शरद पवार के बाद सुप्रिया सुले ही जो हैं, जो सबसे बड़ी नेता शरद पवार की एनसीपी में एक तरह से दिखाई देती हैं, और वो अगर केंद्र में मंत्री बनती है, जैसा कि पहले भी पीएम मोदी की तरफ से ऑफर दिया जा चुका है साथ में काम करने का शरद पवार को, तो शरद पवार थे जिन्होंने कहा था कि मैंने रिजेक्ट कर दिया था। खैर, तो ये बात भी बड़ा दिलचस्प सामने नजर आ रही है कि एक तरफ तो अजीत पवार भी सत्ता में रहेंगे, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम बन के रहेंगे, तमाम विधायक और सांसद उनके साथ बने ही हुए हैं, और ऐसे में जो 8 सांसद शरद पवार के पास है, उनमें से अगर सुप्रिया सुले के साथ कुछ सांसद हाँ में हाँ मिलाते हैं, एग्री कर जाते हैं, और क्योंकि दोनों तरफ से नरमी बर्त देखी जा रही है, तो सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री भी बन सकती हैं और साथ ही साथ बीजेपी को वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। तो बड़ी ही अजीब सी सियासी खेल जो है महाराष्ट्र के सियासत में इन दिनों देखने को मिल रही है। तो जो दोस्तों, ये जो तमाम अटकलें हैं, जो तमाम कयास हैं, वो इसीलिए तेजी से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि शरद पवार की एनसीपी की तरफ से बीजेपी पे हमला जो है वो कम कर दिया गया है। जो तल्खीपन होता था, वो तल्खीपन जो है वो कम नजर आ रही है इन दिनों, खासतौर पर सुप्रिया सुले के तरफ से, क्योंकि ना ही उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर बीजेपी पर कोई पलटवार किया जा रहा है इन दोनों बहुत तगड़े तरीके से, जैसे पहले किया करती थी, ना ही जबानी जंग देखने को मिल रही है। तो बड़ा ही जो तमाम इशारे हैं वो ये हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल हो सकता है, और शायद संजय राउत भी ये बात समझ रहे हैं और इसीलिए ये तमाम बातें वो कह रहे हैं कि पार्टियां तोड़ने की कवायद जो तेज कर दी गई, क्योंकि आने वाले समय में बीजेपी को यह पता है कि अस्थिरता उनकी सरकार में आ सकती है। केंद्र में मोदी सरकार या कह लें एनडीए सरकार कितने दिन रहेगी नहीं रहेगी, बहुत ही मुश्किल है ये कह पाना, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के भरोसे जो सरकार चल रही है, सपोर्ट से सरकार चल रही है, अब बीजेपी चाह रही है कि कुछ न कुछ ऐसा इसका तोड़ निकाला जाए जो हमें स्थिरता, सरकार को हमारी स्थिरता प्रदान करे केंद्र में। और उसके लिए जो महाराष्ट्र जो दिखाई दे रहा है इस समय, वो बीजेपी के लग रहा है कि जो है वो स्ट्रेटेजी में, या कह लीजिए जिस तरीके से भी कह लीजिए, वो उनके नजर में चढ़ा हुआ है। तो ये तमाम जो अपडेट थी वो मैंने आपको बताई। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।